नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तालिबान पर यूएन की आपात बैठक, और ये बैठक कई मायनों में खास है क्योंकि इस बैठक में तालिबान के भविष्य को लेकर के चर्चा की गई। तालिबान पर प्रतिबंध किस तरह से लगाया जाना है, उसके अलावा क्या तालिबान को मान्यता मिलनी चाहिए, ये वो तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की मौजूदा अध्यक्षता में अफगानिस्तान के हालात पर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें मांग की गई है कि युद्ध प्रभावित देश का इस्तेमाल किसी देश को डराने या हमला करने या फिर आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाए। हालांकि इस वोटिंग में चीन की पोल खुल गई है। इस प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पेश किया। परिषद के 13 सदस्य देशों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मत दिए जाने के बाद इसे पारित कर दिया गया, जबकि परिषद के स्थायी सदस्य रूस और चीन मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। और जो चीन और रूस मतदान के दौरान नदारद नजर आए, इसके भी अपने मायने हैं। आखिर क्यों चीन और रूस मतदान के दौरान दिखे नहीं, वहां पर मौजूद नहीं रहे, इसको लेकर के भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो चीन और रूस की गैर मौजूदगी है, इससे साफ जाहिर है कि चीन तालिबान को पैसों के बल पर अपनी कठपुतली बनाने की फिराक में है। जिस तरह की नीति चीन अपनाता रहा है, चाहे वो पड़ोसी देश हो, एशिया के देशों को आप ले लीजिए, किस तरह से चीन कर्ज नीति के दम पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वो ले लीजिए आप। और जो अफगानिस्तान के माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी किस तरह से चीन की नज़र है, वो इस बैठक में उसकी गैर मौजूदगी ने साफ तौर पर दर्शा दिया है। लेकिन रूस, क्या अमेरिका के साथ जो रूस की जंग है वो इतनी बड़ी है कि एक आतंकी संगठन को मान्यता देने का जो रूस है वो उसके पक्ष में नजर आए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आने वाले समय में वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश करेगा। हम बात चीन की कर रहे हैं कि चीन कहीं ना कहीं जो तालिबान है उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कोशिश कर सकता है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि अफगानिस्तान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या किसी देश पर हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए ना किया जाए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, अफगानिस्तान पर यह प्रस्ताव यूएनएससी 1267 की तरफ से नामित आतंकवादी और संस्थाओं को रेखांकित करता है। यह भारत के लिए सीधे तौर पर महत्व रखता है। अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को धमकाने, हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने, वित्त देने या प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चीन भले ही तालिबान को आगे बढ़कर अपना समर्थन दे रहा है, लेकिन ये उसके लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। अफगानिस्तान में इन दिनों इस्लामिक स्टेट खोरासान सक्रिय है और ये खूंखार आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ है। लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद जरूर है, लेकिन क्या सचमुच खिलाफ है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा चीन के सिंजियांग प्रांत में एक्टिव ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके भी तालिबान के साथ आकर मिल सकते हैं। ये लड़ाके लंबे वक्त से सिंजियांग के उइगुर मुस्लिमों को आज़ाद कराने के लिए लड़ते रहे हैं। और अब इसी खबर पर ज़्यादा विस्तार से जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, यूएन की बैठक हुई, रूस और चीन उससे नदारद रहे। रूस को लेकर के बाद में आपसे सवाल पूछूंगा, चीन को लेकर के भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले कितनी खास ये बैठक और क्या कुछ मायने हैं इस बैठक के? देखिए, एक ऐसे दौर में जबकि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ चुका है और उसके छोड़ने की कुछ ही समय अंतराल के दौरान जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के बड़े मायने हैं। मायने इसलिए है कि कम से कम यूनाइटेड नेशंस खास करके यूएनएससी के माध्यम से तालिबान या तालिबान का समर्थन करने वाले देशों को सीधा संकेत है कि तालिबान अपनी मनमर्जी और मनमानी नहीं चला पाएगा 31 अगस्त के बाद। सारा मामला 31 अगस्त के बाद को देखते हुए कहा गया। इसलिए 3-4 बातें बहुत ध्यान देने की जरूरत है सोहन। पहली ये कि तालिबान ने जिस तरीके से अफगानियों को बाहर जाने पर रोक लगाई थी, उस पर सीधे यूएनएससी के माध्यम से सदस्य देशों ने कहा है कि ऐसा वो नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर कोई सक्रियता किसी देश की या देश के समूहों की अफगानिस्तान में होती है, तो उस पर भी तालिबान रोक नहीं लगा सकता। और शायद आपको अगर याद हो तो तालिबान यही चाहता है कि कम से कम कुछ महीने, अब चूंकि आज से अमेरिका भी वहां पर अब नहीं है, ब्रिटेन भी नहीं है, कोई नहीं है, और इसका एक जश्न मनाते हैं अगर तालिबानी वो कहते वो आजाद हो गए। तो ये कथित आजादी के इस दौर में अफगानियों के साथ किस तरीके के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा,
इसको भी यूएन ने एड्रेस किया है और उस एड्रेस में चीन और रूस पूरी तरह से अलग रहे। हालांकि उनके अलग होने के कारण पर आप जो सवाल करेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर मानिए कि 15 देशों में 13 ने जिस तरीके से एक प्रस्ताव चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया और भारत की अध्यक्षता में, ये गौर करने वाली बात है, भारत का कार्यकाल आज समाप्त हुआ है, तो भारत की अध्यक्षता में ये जो बैठक होती है, इस बैठक में 3 प्रमुख देश जिसमें फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन है, उनके इस प्रस्ताव में ये 3 बातें थी। किसी भी देश का इस्तेमाल आतंकवादी या युद्धग्रस्त देश, क्योंकि अफगानिस्तान को इस समय युद्धग्रस्त देश माना जा रहा है, बिल्कुल उस युद्धग्रस्त देश का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी घटनाओं के लिए या आतंक को उकसाने के लिए न किया जाए। तो इसका मायने सीधा सीधा है कि अगर तालिबान वहां पर एक राजनीतिक दल, एक सत्ताधारी दल के रूप में आ रहा है, तो वो अपने यहाँ से अपने गुट के द्वारा या कथित आईसिस के खुरासान गुट या अफगानी ग्रुप या इस जैसे कई आतंकी गुट जो चरमपंथी इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर पूरे विश्व में हद से वो अंजाम देती है, वो ऐसा न कर सके, और अगर वो ऐसा कर सकते हैं या करते हैं तो दोषी तालिबान माना जाएगा। इसलिए प्रकारांतर से यूएनएससी के माध्यम से तालिबान को अभी से घेरने की रणनीति पर चल रहे हैं ये देश। क्यों चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तालिबान की तरफ से लगातार कुछ उदारवादी चेहरा अपने संगठन का पेश करने की कोशिश की जा रही है। तमाम चिकनी चुपड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, जिस पर किसी भी देश को भरोसा नहीं है। हाँ, एक बड़ा सवाल है और बड़ा हास्यास्पद है और थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला है कि अमेरिका से अपना ईगो सेटिस्फैक्शन करने या कोई चिड़ जो है उसको पूरा करने के लिए रूस सैद्धांतिक तौर पर तालिबान को प्रकारांतर से या इनडायरेक्ट आप कर सकते हैं वो सहयोग देता नजर आ रहा है। और हो सकता है कि समय आने पर रूस को अपनी गलती का एहसास होगा और जब ये एहसास होगा तो हो सकता है तब तक बड़ी देर हो जाए। इसलिए ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, तालिबान पर एक राजनीतिक नैतिक दबाव बनाने की बड़ी कोशिश की गई है। अब ये देखना होगा कि तालिबान पर इसका कितना प्रभाव होगा। चलिए, चीन और रूस को लेकर के आपने बात की। सबसे पहले मैं चीन को लेकर के सवाल पूछूंगा, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए दोनों देशों की गैर मौजूदगी को एक एक तरीके से, अलग अलग तरीके से समझना बेहद जरूरी है। चीन कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के माइनिंग प्रोजेक्ट हैं उन पर चीन की नज़र साफ तौर पर है, और ये माना भी जा रहा है कि जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो चीन को मिल सकते हैं। उसके अलावा चीन की गैर मौजूदगी साफ तौर पर यह इशारा कर रही है कि वो तालिबान को समर्थन दे रहा है। उसके अलावा ये भी साफ है कि जिस तरह से चीन अपनी कर्ज नीति से जो दूसरे देश हैं उनका इस्तेमाल करता रहा है, चाहे आप पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे आप बाकी देशों को ले लीजिए, वो भी पूरी दुनिया जानती है। चीन की गैर मौजूदगी का किस और इशारा है, और कहीं ना कहीं आतंकवाद है वो कोई देश नहीं देखेगा, वो चीन नहीं देखेगा, वो रूस नहीं देखेगा, वो भारत नहीं देखेगा, उसका नुकसान हर देश को उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन की गैर मौजूदगी, तालिबान को समर्थन भारत के लिए किस तरह से नुकसानदायक है, और जो भारत के प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे हैं उनके लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, भारत का जहां तक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मतलब है, क्योंकि भारत सैद्धांतिक तौर पर, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए सोहन, कि भारत सैद्धांतिक तौर पर अपने देश में बने हुए जनमत के आधार पर तालिबान को खुला समर्थन नहीं दे सकता। उसके कई कारण हैं, क्योंकि तालिबान को समर्थन देने का मतलब कि जो गुट पाकिस्तान में आतंकी शक्ति है कश्मीर के नाम पर, वो तालिबान से कोलैबोरेट कर जाएंगे, उनकी जो सहभागिता हो जाएगी एक दूसरों के साथ किसी भी मूवमेंट को अंजाम देने में। ऐसे में भारतीय क्षेत्र कश्मीर में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तालिबान अपना चेहरा जितना भी बदल ले, भारत एक गुप्त बैठकें कर सकता है और कह सकते हैं ना कि पर्दे के पीछे एक डिप्लोमेसी के तहत तालिबान के कुछ नेताओं से बात कर सकता है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि तालिबान को खुला समर्थन देते, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो तालिबान पर सैद्धांतिक तौर पर रोक लगाने की दिवाकर जी, भारत को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछूंगा। भारत की अध्यक्षता में इस बैठक क्यों हुए, इसको लेकर के मैं आपसे बाद में समझना चाहूंगा। पहले मैं चीन को लेकर के आपसे समझना चाहूंगा। चीन की गैर मौजूदगी क्या मायने हैं, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसको भी समझना चाहिए और एबी स्टार न्यूज के दर्शकों को जरूर मैं ये बताना चाहूंगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चीन अभी अपने आप को अमेरिका के बिल्कुल बराबर खड़ा हुआ मानता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर जो तांबे के, सोने के या इस तरह की कुछ जो खान है मिनरल्स के,
उस पर चीन कब्जा कर लेगा। ये गलत है। इतनी जल्दी वो कब्जा नहीं कर पाएगा और तालिबान इतनी जल्दी चीन को खुली छूट नहीं देंगे, क्योंकि तालिबान में भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो कर्ज दे देगा और उसके बाद कर्ज दे देगा तो तालिबान का क्या कर लेगा? तालिबान कर्ज नहीं चुकाएगा। वो तो एक आतंकी संगठन है जो राजनीतिक संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन ये जो कवायद कर रहा है कि जितनी जल्दी वहां पर हमसे तालिबान से हमारा पैक्ट हो जाए और हम जितना दोहन अफगानिस्तान का कर ले, बस जल्दी जल्दी जितना दोहन कर पाएगा वही कर पाएगा। क्योंकि यकीन मानिए उइगर मुद्दे पर आने वाले समय में चीन तालिबान की ठंडी तय है, क्योंकि जिस आईसिस खुरासान को अभी तालिबान का विरोधी बताया जा रहा है, ये फौरी तौर पर वो लोग ये बात खबर के तौर पर बता रहे हैं। जब सैद्धांतिक तौर पर वो इस्लामिक सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी तीसरे के मुद्दे पर ये दोनों सैद्धांतिक तौर पर एक हो जाएंगे। और जब चीन की आदत है उसका दोहन करना, इसको तालिबान बर्दाश्त नहीं करेगा। और तालिबान के लोग या पाकिस्तान या इस जैसे लोग ऐसे हैं यहाँ के रणनीतिकार कि कितना भी आप कर्ज ले लीजिए, लेकिन उस कर्ज का वो मलाई भी खाएंगे, फायदा भी उठाएंगे और आपको लौटाएंगे भी नहीं। आपको जो करना है कर लीजिए, ये इस माइंडसेट के हैं। इसलिए चीन को बहुत फूक के कदम रखना पड़ेगा। लेकिन चीन इसलिए अभी अनुपस्थित रह रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका और भारत को पटकनी देनी और इस मामले में तत्काल तौर पर कुछ फायदा उठा लेना है, क्योंकि वो ऐसा देश है जो मक्कारी की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा। बिल्कुल, चीन क्यों तालिबान को समर्थन दे रहा है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उन्होंने आपको बारीकी से समझाया। रूस को लेकर के भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन भारत को लेकर के आपने जिक्र किया था कि भारत सैद्धांतिक तरीके से कभी भी तालिबान को समर्थन नहीं दे सकता है, ऐसे देश को समर्थन नहीं दे सकता है जिसकी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो सकता है। भारत के रुख को लेकर के आपसे सवाल लूँगा कि भारत तालिबान को समर्थन अगर देगा, खैर इसके तो 0% चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि अपने पैर पे भारत ने कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अगर तालिबान को दुनिया के तमाम बाकी देश समर्थन देते हैं तो इसका सीधा नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले दिनों में भी आपने देखा था कि किस तरह से कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया था। उसके अलावा अगर जो पाकिस्तान के भी आतंकी संगठन है उनके लिए भी एक ज़मीन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में तैयार होगी और उसका सीधा नुकसान भारत को होगा। देखिए, सीधी सी बात है कि भारत का जो पिछला अनुभव है वो बहुत ही कटु है, वो डरावना है, क्योंकि 4 खूंखार कश्मीरी आतंकियों को भारत को छोड़ना पड़ा था इसी तालिबान के रिज्यूम में। और आने वाले समय में विमान अपहरण, विस्फोट, जो ह्यूमन बॉम्ब्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जब ये इस्तेमाल किया जाएगा और अफगानिस्तान की धरती से उसका नाता जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका तालिबान से कोलैबोरेशन होगा, ये मानना पड़ेगा। ऐसे में अगर अभी तालिबान को भारत राजनीतिक संगठन मान लेगा, अपने वहां पर जो हाई कमीशन जो अपने राजदूतावास है उसको ओपन कर देगा, तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि राजनयिक तौर पर भारत और अफगानिस्तान के संबंध जुड़ गए। भारत ये अभी फिलहाल 1-2 महीने तो कतई नहीं कर सकता। और 1-2 महीने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी 1-2 महीने में तालिबान का वो असली चरित्र और चेहरा सामने आ जाएगा। और वो जो चेहरा सामने आने वाला है उसका मुजाहरा आज ही हो चुका है। सोन, आपको याद होगा पूरे तालिबान गुट की तरफ से आज पूरे अफगानिस्तान में आजादी दिवस मनाया जा रहा है। किस बात की आजादी? तो वहां पर पश्चिमी देश या कुछ ऐसे लोकतांत्रिक देश जो मानते हैं कि वहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से छीन लिया गया है और लोग डर के साए में जी रहे हैं, मानवाधिकारों का सीधे सीधे हनन होने का अंदेशा है, और दूसरी तरफ वहां पर आजादी दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सहज समझ सकते हैं कि इस आजादी दिवस का सीधा प्रभाव अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पर नहीं पड़ने वाला। ये उनके हितों पर जरूर पड़ सकता है, उनकी अपनी चौधराहट पर। सीधा असर पड़ेगा भारत पर, क्योंकि भारत पीओजेके से लगा हुआ है, भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पीओजेके का एरिया सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अगर अफगान गुटों के साथ, आतंकी गुटों के साथ पाकिस्तान तहरीक तालिबान और कश्मीरी आतंकी गुट एक साथ होकर के अपना काम करने लगे और आतंकी और षड्यंत्रों को अंजाम देने लगे, तो आप सहज समझ सकते हैं कि जिस कश्मीर में इतना अमन चैन कायम हो गया है वहां स्थिति कितनी खराब होगी। और अगर ये स्थिति होगी तो भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति है।
इसलिए ये जड़ मजबूत हो, इसके पहले ही तालिबान को सैद्धांतिक, राजनीतिक और नैतिक तौर पर, नैतिक तो खैर तालिबान समझता ही नहीं नैतिकता, उसको सैद्धांतिक तौर पर और प्रकारांतर से एक शक्ति का इस्तेमाल करके यूएन के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में घेरने की कोशिश की गई है। उस घेरावट में तालिबान कितना आएगा, उसके कायदे कानून के तहत तालिबान अपने आप को कितना फिट करेगा, हालांकि ये संभावना है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता लेनी है, लेकिन आप कह सकते हैं ना, आदत बदल जाती है, फितरत नहीं बदलती। और तालिबान की फितरत ही यही है कि वो आतंक और हथियार के रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसलिए इस क्षेत्र या इस पूरे खित्ते में अभी बहुत बड़ी हिंसा और अशांति की संभावना बरकरार है। तो चीन को लेकर के हमने बात की, भारत को लेकर के हमने बात की कि भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। रूस को लेकर के बात कर लेते हैं। क्या दुनिया में सबसे बड़ा बनना इतना जरूरी हो गया है कि एक आतंकी संगठन को समर्थन दिया जाए, उसे राजनीतिक तौर पर मान्यता दी जाए? जिस तरह से रूस की अभी तक की इस पूरे मामले को लेकर के स्ट्रेटजी रही है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। रूस बिल्कुल दुनिया के बड़े ताकतवर देशों में शुमार है और अमेरिका के साथ में जो इसकी आपसी तनातनी है, क्या वो इतनी बड़ी है कि आप आतंकी संगठन को एक तरह से मान्यता देने के लिए उतारू हो जाएं? कहीं ना कहीं जो अगर जिस तरह से रूस चल रहा है, तो रूस को भी आपको नहीं लगता कि फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए? क्योंकि अगर किसी आतंकी संगठन को राजनीतिक तौर पर मान्यता देना साफ तौर पर केवल भारत, अमेरिका या फिर जो देश उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं उनके लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि जो देश समर्थन कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। तो इसको भी समझिए, रूस क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि वो अमेरिका के आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि अब तो रूस है, रूस का जो भाग था ये पहले यूएसएसआर का भाग था, जिसमें सोवियत रूस कहते थे। तब वहां पर 10 लाख फोर्सेस इसी अफगानिस्तान पर कब्जा की थी। तब यही अमेरिका मुजाहिदों के माध्यम से रूस के खिलाफ इतने बड़ी काम किया जो आज तालिबान के रूप में सामने। तो अब रूस अमेरिका को दिखाना चाहता है कि तुमने हमारे समय में तो ऐसा किया, अब तुम भी दो। बहुत साधारण शब्दों में मैं इसको समझा रहा हूँ। तो पहले तो अपना ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहा है। दूसरी बात, उसके कहने का ये तात्पर्य है कि आपके कहने पर हम तालिबान को आतंकी गुट नहीं मानेंगे। उसने एक आईएसएल आतंकी गुट है और एक गुट है जिसका मैं नाम अभी तुरंत याद कर नहीं पा रहा हूँ, वो चाहता था कि यूएनएससी में उनको भी आतंकी संगठन बताया जाए, जबकि उनका नाम नहीं डाला गया क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की हो गई। तो रूस ये कहता है कि आपके नजरिए से हम किसी को आतंकी संगठन क्यों कहें? यही है रूस की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी नाराजगी का कारण। इसलिए वो चाहते हुए भी न चाहते हुए भी तालिबान को समर्थन दे रहा है। और समय आने पर जब भारत का मुद्दा आ जाएगा तो भारत और रूस के हित इस पर है, अगर भारत दबाव बनाएगा तो रूस अपने स्टैंड में परिवर्तन करेगा। हालांकि अभी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ एक ही भाषा बोलते, इसलिए रूस ऐसा कर रहा है। लेकिन समय आने पर रूस को भाषा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि रूस में चेचन आतंकी संगठन है। चेचेनिया उनका एक जगह है, वहां पर आतंकी संगठन है। ये चेचन आतंकी संगठन और इस्लामिक संगठन है जिसको रूस ने दबा दिया है। अगर चीन में उइगर्स प्रभावी हो सकते हैं तो रूस में चेचन प्रभावी हो सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में चीन और रूस को अपने नीति में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन अभी अमेरिका को नीचा दिखाना है, इसलिए तालिबान को इस तरह का इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल ज़रूर हो रही है और ये अच्छी बात भी है कि कहीं ना कहीं अगर तालिबान को पहले तो राजनीतिक मान्यता मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मान्यता मिल भी जाती है तो जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं उनके मानवाधिकारों का हनन न हो। किस तरह से अफगानिस्तान के लोग देश छोड़ रहे हैं वो तस्वीरें लगातार हम सामने देख रहे हैं। दूसरी ओर किस तरह से महिलाओं को डर सता रहा है उसकी बानगी भी पेश हो रही है। दूसरी तरफ अब तालिबान को लेकर के मैं जिक्र करना चाहूँगा। तालिबान खुद को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बदल चुके हैं, लेकिन मानसिकता जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में सामने आई हैं उसके बाद साफ है कि मानसिकता तालिबान की पुरानी ही है और वो बदल नहीं सकता है। जिस तरह से आपने एक अच्छा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था कि आप खुद को बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आपकी फितरत कभी नहीं बदल सकती है। तालिबान अपनी उदारवादी छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसका फायदा उसे मिल सकता है? देखिए सोहन, मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ कि लोग इस तरह के सवालों का ज्यादातर विदेश नीति में बात करते हैं तो घुमा फिरा के बोलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तालिबान उदारवादी है तो मिलीजुली सरकार बनाए, वो सीधे सीधे
जो नाराजगी पंजशीर वैली के जितने भी कमांडर्स हैं, जो अलायंस फोर्सेस या जिसको आप रेजिस्टेंस फोर्सेस कर रहे हैं, जो तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं, उनसे वो बातचीत करें और काबुल में बातचीत करें, उन्हें बुलाएं, एक राजनीतिक संगठन के तौर पर मान्यता दें और इसके साथ ही साथ अपने हथियारों का जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, जितना उनके पास लूटा गया सामान है वो अफगानिस्तान के राष्ट्रीय कोष में जमा करवाएं। क्या ये पहल कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी उनकी ही सत्ता सुनिश्चित नहीं है, हो सकता है उनको भागना पड़े, इसलिए फौरी तौर पर ये सारी कुछ दिखावट कर रहे हैं। अगर एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो दो बातें ये सिर्फ कर दें। वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में सारे लोगों को बुलाएं जो तालिबान को पसंद नहीं करते और उनसे बात करें और फिर सहमति बना करके वो देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बने। और दूसरी चीज, जितने अमेरिकी हथियारों पर उनका कब्जा है वो अफगानिस्तान की पूरी संपत्ति घोषित करें, एक राष्ट्रीय सेना बनाने की पहल करें। पहल नहीं कर सकते क्योंकि उनको तालिबान लड़ाकों को रखना है। अब आप देखिए कि जो तालिबान सलवार कोटा में आजकल नजर आते थे और परंपरागत जो इस्लामिक ड्रेस है उसमें वो सैनिक की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो एक ड्रेस कोड में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहना ही नहीं जा रहा है। बड़ा दिखावे वाला वो दृश्य लग रहा है अगर आप विभिन्न दृश्यों को देखें तो। चूंकि उनका जो प्रशिक्षण है, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से परंपरागत इस्लामिक सिद्धांतों पर है। अब आप देखिए कि किसी भी टीवी एंकर को एक समाचार पढ़ने वाले एंकर के पीछे अगर बंदूक ताना जाएगा तो ये कौन सा उदारवादी चेहरा है? तो सारा कुछ तो दिख रहा है और इसीलिए ये देश अब तालिबान को घेरने की शुरुआत कर देंगे क्योंकि अब ब्रिटेन और अमेरिका निकल चुके हैं। अब ये कूटनीतिक तौर पर और हवाई आक्रमण के जरिए तालिबान के नाक में दम करेंगे, ये आने वाले समय में आप देखेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किस तरह से जो एक टीवी एंकर है उसके पीछे 2 गनर रखे हुए थे और उसके बाद तालिबान की तारीफ करवाई जा रही थी, तो किस तरह से वहां पर मीडिया को देखा जा रहा है, तालिबान राज में मीडिया का क्या हाल होगा, उसकी तस्वीरें हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई थी। उसके अलावा एक और बयान की ओर मैं रुख करना चाहूँगा। यहाँ पर तालिबान की ओर से ही बयान आया था कि जो महिलाएँ हैं वो घर से बाहर ना निकलें क्योंकि जो हमारे लड़ाके हैं उनको महिलाओं का जो है वो सम्मान करना नहीं आता है। तो फिर जब सम्मान करना नहीं आता है उसके बाद दूसरी तरफ राजनीतिक मान्यता के लिए मांग की जा रही है, दूसरी ओर अपना उदारवादी चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही, तो खिचड़ी पकी हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जो ये खिचड़ी है इसका स्वाद जो है बहुत ही भयावह होगा। और जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जिस तरह से अब अमेरिका की सेना भी वापस आ गई, तो फिर आगे उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी अफगान नागरिकों के लिए। और अब मानवाधिकार की बात यहाँ पर आ जाती है, तो किस तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं तालिबान पर? अगर सोहन मानवाधिकार की चिंता होती तो काबुल में आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अमेरिका छोड़ चुका है, ब्रिटेन के सैनिक छोड़ चुके हैं, अमेरिका के सिर्फ 250 सैनिक वहां रह गए हैं, वो भी कभी टेक ऑफ कर सकते हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि लोग अपनी जान दे देना चाहते हैं लेकिन जान रहते हुए अफगानिस्तान में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यही तालिबान जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात करता है इस्लामिक कायदे कानून के तहत, उसने ही 2 दिन के अंदर ये कह दिया है कि कोई एजुकेशन नहीं हो सकता महिला और पुरुषों का। दूसरी बात, महिलाएं शिक्षा जाके स्कूल में ले ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो वही 1990 के दशक का जो तालिबान है वही बातें कर रहा है। इसलिए इनके कथने करने में बड़ा अंतर समझा जा रहा है और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे जैसे तालिबान वहां पर मजबूत होता जाएगा, तालिबान का वही स्वरूप आएगा जो शरिया कानून कहता है। क्योंकि अगर शरिया कानून, ध्यान से सुनिएगा सुमन, अगर शरिया कानून और इस्लामिक कायदे कानून जहां कट्टरता है, जिसको पैन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं, अगर उससे तालिबान हटेंगे तो यही आईसिस के और इस तरह के संगठन तालिबान को बेदखल कर देंगे। इसलिए कट्टरता को दिखाना इनकी जरूरत है और इस जरूरत के कारण जब किसी तीसरे का मामला आएगा तो यही आईसिस के और तालिबान एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए वहां स्थिति बहुत खराब होनी है और भारत को चौकस रहना है। इसलिए यूएनएससी के माध्यम से ही सही भारत ने वो काम करने का प्रयास किया है और वो प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश।
बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। यूएन की जो बैठक हुई है, यूएनएससी की जो बैठक हुई है, उसके मायने क्या हैं, इन्होंने बारीकी से समझाया। उसके अलावा रूस और चीन क्यों इस बैठक से नदारद रहे, जब वोट करने की बारी आई तो क्यों नदारद रहे, इसको लेकर के भी हमारे दर्शकों को बारीकी से समझाया। तो जो तालिबान है वो भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि हम बदल गए हैं, हम उदारवादी छवि के लोग हैं, लेकिन अगर वो कट्टरता छोड़ेगा तो फिर जो बाकी आतंकवादी संगठन हैं वो बेदखल करेंगे तालिबान को। तो तालिबान की ज़रूरत है कट्टरता दिखाना, और जब ज़रूरत ऐसी हो तो फिर बदलेगा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके अलावा जब सोच पुरानी हो तो फिर महिलाओं का सम्मान कैसे होगा, मानवाधिकार की रक्षा कैसे होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि तालिबान पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और क्या क्या पहल की जाती है, ताकि तालिबान के जो राज है उससे जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, वो बच सकें, उन्हें सच में आज़ादी मिल सके। जो कथित आज़ादी आज तालिबान मना रहा है अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के बाद, वो तालिबान के लिए भले ही आज़ादी जैसा हो, लेकिन अफ़गान नागरिकों के लिए बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। अफ़गान नागरिकों के लिए ये किसी कैद से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों का लौटना उनके लिए किसी उम्मीद का ख़त्म होने जैसा है। उम्मीद इस बात की कि तालिबान राज से उन्हें आज़ादी मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।